नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मैं लेकर के आया हूँ कि जो वास्तव में आपके दिलों को छू जाएगा। और ऐसे किस्साएं, ऐसी घटनाएं हमारे गांव में, हमारे आसपास पड़ोस में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जो इस किस्सा के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। एक लड़का जिसका नाम सुरेश था, वह विदेश में काम करता था, लेकिन काफी दिनों तक वहां पर काम करके खूब पैसा कमाता था। लेकिन जब वह घर पर लौटता है लखनऊ एयरपोर्ट पर वहां से वह ट्रेन पकड़ता अपने घर पर जाने के लिए। लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है ना, तो वास्तव में जो चीजें देखता है तो उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। वहां पर क्या चीजें वह देखता है, वहां पर उसकी पत्नी, वहां पर उसके माँ बाप, सभी लोग वहां पर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए मिलते हैं। देख करके उनकी दशा को वह हैरान हो जाता है कि मैं इतने पैसे कमाया, मैं हर महीने पैसे तो मैं भेजता रहा, लेकिन हुआ क्या, बात कैसे हुई अगर मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप ऐसे रेलवे स्टेशन पर भीख क्यों मांग रहे हैं। उनकी दशा को देख करके बहुत ही जबरदस्त एक किस्सा है। यह घटना रायबरेली के एक छोटे से गांव की है और ये सच्ची घटना है। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ऐसे किस्साएं, ऐसे कहानियां हमारे गांव में भी, हमारे पास पड़ोस में कहीं ना कहीं अवश्य ही होते हैं। तो रह गई बात दो भाइयों की कारनामा, एक जिसका नाम सुरेश था और दूसरा योगेश। योगेश बड़ा भाई था और सुरेश जो है छोटा भाई था। दोनों भाई मिलजुल करके बड़े ही अच्छे से रहते थे। लेकिन चूंकि बड़ा भाई योगेश बड़ा था, जिसकी वजह से, बड़ा होने की वजह से उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसकी पत्नी आती है। लेकिन जब उसकी पत्नी आती है ना, तो वह जो पत्नी खूबसूरत रहती है, काफी होशियार रहती है, चालाक रहती है, और फिर वह छोटे भाई अर्थात अपने देवर को अपने जाल में फंसा लेती। यह भी अपनी भाभी का खूब हाँ में हूं भरता, हर तरीके से वो बातें मानता था, जो उसकी भाभी कहती थी वही कामें करता था, और दोनों में खूब जो है जमती थी। वह अपनी भाभी की हर कही हुई बातों को मानता था, चाहे भले ही भैया का माने या न माने, लेकिन भाभी के उंगलियों के इशारे पर नाचता था। वह जो अपने भाभी के कुठपुतली था, जो भाभी कहती तो वही करता था। इस तरीके से दोनों में प्यार मोहब्बत भी खूब जम करके चलती थी। लेकिन गजब की बात तब हो जाती कि माँ बाप तो बूढ़े हो गए रहते, माँ बाप की उतनी उम्र नहीं, और समय गुजरने के साथ साथ माँ बाप ने कहा कि देखो बेटा, अब तुम भी बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, और तुम्हारी भी शादी करनी बहुत ही जरूरी है। तो फिर सुरेश ने कहा ठीक है, जैसी मर्जी। भाभी ने भी कहा हाँ देवर जी, आप भी शादी कर लीजिए। लेकिन जब देवर की शादी होती है, सूरज की शादी होती है, तो एक खूबसूरत लड़की वो भी रहती है और बहुत ही संस्कारी रहती है बेचारी, उसका नाम खुशी रहता है। लेकिन जब शादी होकर के आता है तो उसके बावजूद भी सुरेश अपने पत्नी को कभी भी 1% भी भाव नहीं देता, 1% भी उससे प्यार नहीं करता, कभी उससे सही से बातें ही नहीं करता। जो वास्तविक पत्नी का सुख होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए, वो उसे कभी देता ही नहीं। वह कभी कभी बेचारी खुशी अपने पति सुरेश पर, कभी कभी वह अधिकार जमाने की भी कोशिश करती तो वह उसे मार पीट देता फिर। लेकिन वह हमेशा अपने भाभी के इशारों पर ही नाचता था। बेचारी खुशी यह सब चीजें देखता थी, लेकिन कभी किसी उसकी हिम्मत नहीं होती थी बोलने के लिए। बेचारे वह बूढ़े माँ बाप भी कर क्या सकते, बेटा बड़ा हो गया, मैं कैसे बोलूं। बेचारी खुशी अपने आंसुओं को मन ही मन में लेकर के दबो करके रह जाते थे, कुछ भी उसे समझ नहीं आता था। कभी कभी तो जो उसकी भाभी थी ना, चढ़ा देती थी कि तुम्हारी पत्नी ने एक या वो किया रे, खुशी ऐसी करती वैसी करती है। फिर अपने भाभी के कहने पर बेचारी अपनी पत्नी को बेवजह ही वह मारने पीटने लगता था। खुशी अपनी आंखों में आंसू लेकर के बेचारी पटाए रहती थी, कुछ नहीं। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन खुशी को वास्तविक जो प्यार होना चाहिए पति का, कभी उसने समझा ही नहीं। जब कभी समझा ही नहीं तो फिर जो हुआ, तो एक बार भाभी ने कहा कि देखो जी देवर जी, आप पढ़े लिखे भी है, बुद्धिमान भी है, और आपके भैया यहाँ पर घर पर एक छोटी सी नौकरी करते हो, इससे जो हम लोगों के पास जितने पैसे चाहिए उतना नहीं आ पाएगा। और मैंने सुना है कि लोग विदेश जा रहे हैं और विदेश में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, आप भी वहां पर अप्लाई करिए और चले जाइए, अच्छे खासे मोटे रकम मिलेंगे, फिर हम दोनों लोग खूब ऐश करेंगे, आराम करेंगे, राज करेंगे। वह
पासपोर्ट बनवाया, वीजा के लिए अप्लाई किया और 2-3 महीने में उसका वीजा भी आ जाता है। लेकिन जब वीजा आने वाला रहता है तो भाभी ने कहा कि देखो जी, खुशी कैसे अकेले रहेगी, तुम्हारे बिना कैसे यहाँ पर रहेगी। वैसे बेचारी यहाँ पर भी रहती है तो उसको कभी पति का प्यार तो मिलता नहीं है। बेचारी खुशी खुद अपना मुख मोड़ करके वह जो अपने चचेरे भाई को बुला करके वह अपने मायके चली गई। वहां पर उसके भाभियां थी और कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा। इधर जो सुरेश विदेश चला गया, विदेश गया, अच्छे खासे पैसे कमाता, पैसे कमा करके भेजता, लेकिन कभी भी अपनी पत्नी के पास एक फोन कॉल्स करके वह बातें नहीं करता था। बेचारी पत्नी वह मायके में चली गई थी, लेकिन वह मायके में रह करके भी उसका पति उसे कभी फोन नहीं करता था। सोचिए उस पत्नी के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो मायके में हो और उसका पति कभी उससे फोन करके बातें ना करता। वो लोग अगल बगल के ताने मार मार के मार देंगे। फिर जो खुशी की भाभी थी ना, वह जो है उसको एक से एक बढ़कर के तानाएं मारने लगे। शुरुआत के दिनों में तक कुछ दिन तो ठीक था, कुछ दिन प्यार मोहब्बत चलता रहा, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसकी हकीकत पता चलता गया कि उसका पति उसे समझता नहीं है, और वास्तव में जब अपना ही आपको नहीं समझेगा ना तो दूसरा कोई कितना आपको समझेगा। बेचारी खुशी वहां पर कैसे भी दिन भर काम करती, अपनी भाभी की तानाएं बोली सुनती, फिर भी उसी घर में पड़ी रहती। करे तो करे क्या, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसका पति जो वहां पर था तो बिल्कुल ही कोई जो भाव देता नहीं था, और नहीं तो उसके पास एक बार भी फोन कॉल्स नहीं। उसको पता था कि मेरा पति जो सुरेश है वह विदेश चला गया है, लेकिन कभी एक बार भी खबर नहीं लेता था। वह सुरेश हमेशा अपनी भाभी से बातें किया करता था, अपनी भाभी के खाते में पैसे भेजा करता था, और अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उन भाभी पर छोड़ करके गया था। कुछ दिन बीत गए, उधर खूब अच्छा खासा पैसा कमाता रहा, हर महीने से महीने भेजते रहा। लेकिन भाभी जो थी ना, अपने पति योगेश से कहती कि देखो जी, ऐसा काम करते हैं कि जो ये धन दौलत है, खेती बाड़ी जो है, अपने माँ बाप से इसको किसी तरीके से अपने नाम करवा करके फिर सब लोग बेच देते हैं, और फिर शहर में जाकर के वहां पर जमीन लेकर के शिफ्ट कर देंगे कि इतने सारे पैसे मिलेंगे। उसने कहा अच्छा। बेचारी वह किसी भी तरीके से जो अपना पति योगेश रहता है, भाभी ने उनको भी अपने जाल में फंसा करके, अपने बातों में फंसा करके, और जो अपने उस सास ससुर थे उनका नाम का जमीन अपने नाम शिफ्ट कराने के विचार कर लिया। फिर पति भी उसके बातों में आ जाता है, योगेश भी। योगेश ने अपने माँ बाप से कहा कि देखिए जी, चलिए वहां पर जिला पर एक कागज बन रहा है, और वहां पर वो कागज बनेगा, वहां पर आपको सिग्नेचर बनेंगे, जिससे आपको वृद्धा पेंशन मिलेंगे। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। फिर वो अपने माँ बाप को ले गया और धोखाधड़ी से वो अपने माँ बाप के सारे जमीन जायदाद को वो अपने नाम करवा लेता है। वो छोटे भाई का भी एक बार भी नहीं सोचता है। उसकी जो भाभी थी अपने उस देवर को भी धोखा देने लगी। अब जब पूरे नाम से हो गया ना, फिर हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद वो सारे के सारे जमीन को बेच दिया, घर को भी बेच दिया। जब घर को भी बेच दिया, जमीन को भी बेच दिया, फिर वे लोग जो शहर में जाकर के शिफ्ट हो गए। लेकिन जब वहां पर शहर शिफ्ट हो गए ना, तो ये जो घर जो वाला था, जो आया जिसको बेच दिए, वह आया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। उसने कहा कैसे, वैसे हो सकता है कि मेरा घर है? उसने कहा नहीं, शायद आपको पता नहीं कि आपका जो बड़ा बेटा योगेश है उसने घर को बेच दिया है। उसने कहा कैसे हो सकता है? फिर बेचारे वे बूढ़े माँ बाप करे तो करे क्या, पास में जो रेलवे स्टेशन था वहां पर चले गए और भीख मांगना शुरू कर देते हैं, भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं। किसी तरीके से बुढ़ापे का सहारा जब उनको कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर वही एक ऑप्शन मिला, भिक्षा मांगना। अब रेलवे स्टेशन पर बेचारे बूढ़े माँ बाप भीख मांगते हैं। उधर खुशी जो अपने मायके में रहती है तो भाभीियों का ताना से वह बिल्कुल तंग हो गई थी, बिल्कुल परेशान हो गई थी। सही से बेचारी खाना नहीं दे रही थी, 2-2 टाइम वो उपवास कर दे रही थी, और पति का ताना तो असीमित थे। बेचारी खुशी समझती कि यार इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं भीख मांग करके खा लूंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं रहूंगी, क्योंकि जब अपना ही साथ में नहीं तो भला दूसरा कोई कितना मदद करेगा। खुशी वहां से निकल जाती है और फिर रेलवे स्टेशन पर जाती है। लेकिन जैसे रेलवे स्टेशन पर जाती तो वहां पर जब अपने उस बूढ़े सास ससुर को ऐसी दशा देखती है तो वह पकड़ करके रोने लगती है। सारे के सारे कि ये कारनामे उस भाई और भाभीियों की वो सास ससुर बता देते। ऐसे ऐसे
जो आपकी भाभी थी, जो हमारा बड़ा बेटा ने ऐसे-ऐसे मेरे साथ में किया, बहुत धोखा हुआ है। अब तो खुशी उस सास-ससुर के साथ में वहाँ पर वो रेलवे स्टेशन पर वह भी भिक्षा माँगती हैं। फिर वह एक तिरपाल, बड़ा-सा चट्टा का तिरपाल बना करके वह उसी के नीचे फुटपाथ पर वे तीनों लोग सास, ससुर, एक छोटी बहू जो खुशी थी, वहाँ पर वह अपना जीवन बसर करने लगे। कुछ दिन चलता रहा उनके फटिहाल स्थिति। कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि भूखे भजन न होई को पाला, ऐसी स्थिति आ जाती थी। बेचारी वह पत्नी हमेशा अपने पति को याद करती थी, लेकिन करे तो करे क्या, उसका पति कभी एक फ़ोन कॉल से नहीं करता था। फिर उसका जो जो बाहर सुरेश था ना, वह अपने भाभी के मोबाइल्स पर बार-बार कॉल कर रहा था, लेकिन वह मोबाइल बार-बार बंद आ रहा था। लेकिन उसे भाभी पर अपने इतना भरोसा ना, इतना उसके जाल में फँस गया था कि उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होने के बावजूद भी वो जो पैसे कमाता था ना, अपने भाभी के अकाउंट में भेज देता था। कुछ पैसे 1 आध 2 महीने के पैसे बचा करके रखे थे। उसके दिमाग में कुछ विचार आया। वह सोचा कि काफ़ी दिन हो गए, भाभी का फ़ोन से भी नहीं लग रहा, चलो हम घर पर चलते हैं, देखते क्या होता है। आखिर बात क्या है कि फ़ोन क्यों नहीं लग रही है? फिर वह जो 2 साल के बाद जब वो घर पर आता है, लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरता है और उतरने के बाद जैसे ही वहां पर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ता है और अपने गांव वाले रेलवे स्टेशन पर उतरता है, तो वहीं पर अपने उस बूढ़े माँ बाप को देखता है। अपने पत्नी को जो देख करके वह अपने बूढ़े माँ बाप के पैरों को पकड़ करके गले लग करके रोने लगता है। कहता है, अरे आपकी एक कैसी दशा हुई, ये कौन किया? अरे मैं कमा करके हर महीने पैसे भेजता रहा, लेकिन आखिर आप लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया? उस बूढ़े माँ बाप ने सब कुछ बातें बता दिया। लेकिन जैसे खुशी ने अपने पति को देखा ना, वो अपने पति को पैरों को पकड़ करके रोने लगती है। वह तब भी वैसे ही खुशी थी और आज भी वही खुशी है। उसने बूढ़े माँ बाप ने कहा कि देखो बेटा, तुम जो कल थे अपने भाभी के जाल में फंसे हुए थे और अपनी भाभी के जाल की वजह से तुमने कभी अपनी पत्नी खुशी को कभी अपना नहीं समझा, कभी पत्नी का प्यार नहीं दिया। लेकिन देखो, ये मेरा बेटी जो खुशी है ना, मेरी जो छोटी वो इतनी संस्कारी है कि आज भी तुम्हें उतना ही मानती है, तुम्हें उतना ही प्यार करेगी, इतना ही जानती है, इतना ही उसमें संस्कार है और आज भी तुम्हें वो बुरा नहीं करती है। वह समझ जाता कि बस मेरे भाई और भाभीियों ने मेरे साथ मिल करके क्या हुआ। उस बूढ़े बाप बाप ने कहा कि बेटा, तुम्हारे भी हिस्से की जो जमीन जायदाद थी उन लोगों ने हड़प लिया, ले लिया बेईमानी से। देखो ना, तुम बहुत अपने भाभी को जानते थे ना, लेकिन देख तेरी भाभी तेरे साथ धोखा कर गए। तेरे को विश्वास नहीं होता तो जा करके तू देख ले वहां पर घर है कि नहीं है। लेकिन जब वो गांव में अपने घर पर जाता है ना, तो वहां पर देखता है कि ताला लटका हुआ। फिर अगल बगल के पास पड़ोसियों से पता करता है तो वास्तव में ये बात सत्य होती है। बेचारे उसके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, लेकिन करे तो करे क्या। उसने जो गलती हो गई थी वह कैसे माने। वह आता है और अपनी पत्नी खुशी की आगे जो माफी मांगने लगता है। कहता है कि मेरे प्रिय, मेरी धर्म पत्नी, मैंने तुमको बहुत कष्ट दिया, मैंने तुमको कभी समझा नहीं, कभी तुमको जाना नहीं, और मेरे वजह से पता नहीं तुमको कितनी दर दर ठोकरें खानी पड़ेगा। लेकिन आज तुम मुझे माफ कर दो और आज से बस तुम ही मेरी जिंदगी हो। और इधर ये दोनों पति पत्नी सुरेश और खुशी दोनों का तो प्यार मिल जाता है। और फिर सुरेश ने कहा कि देखो पिताजी, मेरे पास कुछ पैसे हैं और चलिए हम लोग जो कुछ काम धंधा करेंगे और फिर जो यहीं पर रोजी रोटी का कारोबार बढ़ाएंगे। उसने कहा ठीक है। फिर वह एक सब्जी मंडी में गया और वहां पर वह जो सब्जी को जो बोरे का रहता उसकी पौलदारी करता, लोडिंग करता, अनलोडिंग करता। फिर उसके बाद कुछ चंद रुपए मिलते थे, जिससे वे लोग एक किराए का घर लिया और वहां पर अपने माँ बाप, अपने पत्नी को, खुशी को लेकर के वहां पर आता था। लेकिन इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो अपने परिवार का गुजारा भी सही से कर सके। किसी तरीके से रूम भाड़ा, किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चल पाती थी। इतने पैसे नहीं, अकेला आदमी और 4 लोगों का खर्चा कैसे चलता। फिर जो है उसकी पत्नी खुशी ने कहा कि देखिए जी, आप अकेले इतना मेहनत करते हैं और क्यों ना आप मेरे लिए भी एक अच्छा सा जगह दे करके एक सब्जी की दुकान खोल लेते हैं और वहीं पर मम्मी पापा भी रहते हैं और वहां पर हमारी सब्जी की दुकान भी चलती है। उसने कहा ठीक है। सास ससुर ने भी, उसके मम्मी पापा, बूढ़े माँ बाप ने भी हामी भर दी। उसने कहा हाँ बेटा, वहीं पर रूम ले ले और वहीं पर जो सब्जी की दुकान भी चलेगी। देख ले, 2 पैसे उधर से भी आते रहेंगे।
फिर जो है उसने अच्छा काम किया और सब्जी मंडी के बगल में एक रूम देख करके वहां पर एक सब्जी की दुकान डाल देती है। सब्जी की दुकान डाल करके, और वो सब्जी मंडी में ही काम करता है, इसलिए वो सब्जियों का दाम बहुत ही उचित रेट पर, सही दाम पर मिल जाते थे। आलू, प्याज, हरी सब्जियां भी बहुत ही उचित दाम पर, और कैसे मोल भाव करना, सब चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी। अब उधर वह मंडी में पल्लेदारी का काम करता है, इधर पत्नी के पास में ला करके सब्जियां हमेशा भरी पड़ी रहती थी। अब तो उसे सब्जियां खरीदनी भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा, लोगों से बात व्यवहार, हर तरीके से उसे फायदा होने लगा। कुछ पैसा इकट्ठा होते गए, और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा 100 गज का एक जमीन भी ले लिया, वहां पर घर बनवा कर। अब तो वहां पर सब्जी मंडी का, अब तो जो काम वहां पर करता था, कुछ सब्जी मंडी का, कुछ बोरे बोरे आलू प्याज जो सब्जियां थी अपने घर पर भी रखने लगा, लोग वहीं से लेकर के जाने लगे। इधर इसका नाम धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर इधर जो पत्नी सब्जियों का बड़ा व्यापारी बन गई, और इधर ये मंडी में पैसे जुटा करके खुद जो एक बहुत बड़ा दुकान खोल लिया, ताकि वह अब खुद अपने बड़ी बड़ी सब्जियों का दुकानदारी वह भी करने लगा। इस तरीके से उसको फायदा दिन पर दिन बहुत ही बढ़ता गया, और इतने सारे पैसे वो इकट्ठा करते गए, कई सारे फ्लैट, कई सारे जमीन जायदाद भी ले लिया। बीत गए इस तरीके से 15 से 20 साल बीत जाते हैं, और 15 से 20 साल में वो अपनी अच्छी खासी उसकी स्थिति हो जाती है। लेकिन इधर जो उसका भाभी और भैया रहते ना, जो ये लोग इतने फैशन के चक्कर में इतने फैशनेबल हो जाते हैं कि जब तक कि पैसा रहता है तो खूब अय्याशी करते, दोनों लोग इधर लुटाते उधर लुटाते। और नहीं तो नहीं, एक बार तो उनके घर में चोरी भी हो गई थी। जब चोरी हो गई तो फिर वे लोगों के पास कुछ ऐसे चंद पैसे ही बचे थे, बेचारे वो करे तो करे क्या। फिर से वहां से दोनों भैया भाभी, योगेश अपने पत्नी को लेकर के अपने मायके चला गया। लेकिन वहां पर कुछ पैसे थे, तो तब तक उन लोगों ने इज्जत किया, लेकिन वहां पर से भी उन लोगों को मार करके भगा दिया। बेचारे दोनों फटीहाल स्थिति में वह सब्जी मंडी में ही पहुंचते किसी दिन किसी तरीके से सब्जी खरीदने के लिए। लेकिन जब वहां पर देखने करे, ये तो मेरा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। भैया जाता है कि योगेश जाता है, तुरंत अपने छोटे भाई का पैरों को पकड़ लेता है, कहते हैं कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो मेरे साथ बहुत धोखेबाजी किया है, आपने मेरे बाप को घर से बाहर निकाल दिया, और भाभी आप, मैं तो हर महीने पैसे के पैसे भेजता रहा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ में, कितना बड़ा धोखा दिया। माँ बाप को रोड पर छोड़ दिया, माँ बाप को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया, आप लोगों ने बहुत गलत किया। लेकिन तब तक वहां पर किसी काम की वजह से बूढ़े माँ बाप और खुशी भी पहुंच आते हैं। उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा जो छोटे भाई के आगे जो गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, भाभी भी गिड़गिड़ा रही है। छोटा भाई कहता है कि भाभी मैं तो आप पर कितना भरोसा करता था, मैं तो आपके आगे अपने पत्नी को नहीं समझता था, लेकिन आज मेरी पत्नी ही मेरे काम आ रही है। आप लोगों ने मेरे साथ में बहुत धोखा किया। लेकिन वहां पर जब उसके माँ बाप पहुंच जाते तो माँ बाप ने कहा कि देखो बेटा, ये तुम्हारा बड़ा भाई है और अपना ही खून है ना, देखो इसको भी समय के हिसाब से तो इसको लग रहा है कि इसको करने का फल तो मिल ही गया, सब कुछ इसका लुट गया, और इसको इसकी गलती का आभास मिल गया है। बेटा अब तुम क्या इसको सजा दोगे? तुम्हारा भाई है, तुम्हारा खून है, अगर कहीं पर बेरोजगारी करेगा, कहीं पर मजदूरी करेगा, तो लोग जब जानेंगे तो तुम्हारा भी नाम तो नाक तो कटेगा ना। इसलिए अपने ही सेक्टर में कहीं थोड़ा मोड़ा काम दे दो, और इसका भी गुजर बसर चलता रहेगा। खुशी ने भी कहा हाँ दे दीजिए। अरे भाभी भी हम लोगों के साथ में रहेंगे, अरे क्या हो जाएगा, मेरा ही तो परिवार है। अब तो इन लोगों को भी आंखें खुल गई है, और इस तरीके से खुशी भी मान जाती है, और उस भाई को माफ करके और वो एक छोटा सा अपने ही दुकान में काम दे देता है। दोनों भाई मिलजुल करके काम करने लगते हैं, और वह परिवार एकता हो जाता है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह घटना रायबरेली की एक सच्ची कहानी है, और इस प्रकार की घटनाएं ऐसी हमारे भी घर में, आपके भी घर में, या आपके पास पड़ोस में कहीं ना कहीं अवश्य होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन दौलत के चक्कर में माँ बाप को रोड पर छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, माँ बाप जो सबसे पूजनीय होते हैं, आप कभी माँ बाप के साथ ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि माँ बाप को जो धोखा देता है ना, वास्तव में वह कहीं का नहीं रहता है।
तो बस आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के अवश्य आऊंगा। जय जय राम, जय सिया राम।